नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं राघव वैल्यू इन्वेस्टिंग में। जब से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आईपीओ लॉन्च हुआ है, तब से इन्वेस्टर्स के मन में डाउट है कि क्या हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्शंस का अंदाजा लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से ही कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा। अगर हमें फ्यूचर ग्रोथ को प्रोजेक्ट करना है तो हमें कंपनी आज क्या करती है इसके बारे में पता होना चाहिए। किस तरह का बिजनेस कंपनी प्रेजेंट सिनेरियो में कर रही है और आगे चल के कंपनी के जो भी एक्सपेंशन प्लान्स हैं, अगर हम उनको ठीक से समझ सकते हैं, फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को आमने सामने रख के इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि कंपनी आगे चल के मल्टीबैगर बन सकती है, तभी हम किसी लॉजिकल डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि किस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज हम ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में काफी कुछ डिस्कस करेंगे कि कंपनी प्रेजेंट सिनेरियो में जो भी बिजनेस कर रही है और आगे चल के इसके जो भी एक्सपेंशन प्लान्स हैं, फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स दोनों को समझने की कोशिश करेंगे और इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कंपनी आगे चल के एक बड़ी मल्टीबैगर बन सकती है। ध्यान रखिएगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च चैनलिस्ट नहीं हूं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में काफी सारी वीडियोस है, काफी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, इसलिए इस वीडियो की किसी भी बात को इन्वेस्टमेंट एडवाइस समझने की गलती मत करिएगा, वरना ये आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का जो भी डिसीजन लें अपनी रिसर्च के बाद लीजिए, या फिर प्रोफेशनल एडवाइस जो कि आपको एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च चैनलिस्ट द्वारा मिलती है, उसके बाद लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरी मल्टीबैगर ग्रोथ स्टॉक वर्कशॉप के साथ कनेक्ट होकर जानना चाहते हैं कि कब मैं कौन से मल्टीबैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं और उनकी केस स्टडी से आप भी ये सीखना समझना चाहते हैं किस तरीके से रियल टाइम मार्केट्स में इन्वेस्टिंग की जाती है और मल्टीबैगर स्टॉक्स को रियल लाइफ सिचुएशंस में सिलेक्ट किया जाता है, तो मेरी मल्टीबैगर वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की स्थापना 2017 में हुई थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो कि प्राइमरली मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कोर कंपोनेंट्स जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन कंपोनेंट्स में आते हैं बैटरी पैक्स, मोटर्स, व्हीकल फ्रेम्स और ये सब प्रोड्यूस होते हैं ओला की फ्यूचर फैक्ट्री में। कंपनी एक मार्केट लीडरशिप पोजीशन एंजॉय करती है। ई स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग में 31% मार्केट शेयर है और FY24 में इन्होंने 3,29,618 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स सेल किए थे। इनके जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो इस समय मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जो मॉडल्स अवेलेबल हैं, वो है ओला S1 Pro, ओला S1 Air, ओला S1 X Plus और ओला S1 X। अगर हम इनके रेवेन्यू देखें तो ओला S1 Pro मॉडल से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ था लास्ट ईयर 59.62%। कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट अगस्त 2021 में अनाउंस किया था और उसके बाद से वो 7 प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं और 4 नए प्रोडक्ट्स अनाउंस कर चुके हैं। 15 अगस्त 2023 कंपनी ने अनाउंस किया था अ लाइनअप ऑफ मोटरसाइकिल्स, जिसके अंदर आते हैं डायमंड हेड, एडवेंचर, रोडस्टर और क्रूसर। और इन प्रोडक्ट्स की यानी कि इन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की डिलीवरी FY26 के फर्स्ट हाफ तक प्लान्ड है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आती है ओला फ्यूचर फैक्ट्री, जहां पे ईवी स्कूटर्स इनके मैन्युफैक्चर होते हैं। इन हाउस और थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स के मिक्सचर से ये सारा का सारे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जिसके अंदर सेल्स भी इंक्लूडेड है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी करीब 1 मिलियन यूनिट्स पर ईयर की है, जिसकी वजह से ये इंडिया की लार्जेस्ट ऑटोमेटेड E2W मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कंपनी एक ओला गीगा फैक्ट्री भी डेवलप कर रही है, जिसमें सेल प्रोडक्शन किया जाएगा। ये तमिलनाडु में डेवलप हो रही है। इसका कंस्ट्रक्शन जून 2023 में स्टार्ट हुआ था। फेज 1 के ऑपरेशंस मार्च 2024 में शुरू हुए थे विद प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1.4 GWh और कंपनी का प्लान है कि इस कैपेसिटी को बढ़ाकर के 6.4 GWh तक ले जाएं अप्रैल 2025 तक, और बाय मिड 2026 तक 20 गीगावाट आवर्स तक इस कैपेसिटी को बढ़ाने का कंपनी का प्लान है। साथ ही साथ ओला एक ईवी हब भी डेवलप करना चाहते हैं तमिलनाडु में, जो कि करीब 2000 एकर्स का एरिया कवर करेगा, जिसके अंदर होगी फ्यूचर फैक्ट्री, गीगा फैक्ट्री एंड को-लोकेटेड सप्लायर्स, यानी कि वो सप्लायर जो कि उसी कैंपस में प्रेजेंट होंगे। ये हब सपोर्ट करेगा प्रोडक्शन ऑफ करंट एंड फ्यूचर ईवी स्कूटर मॉडल्स, जो आज कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, जो प्रोडक्ट्स वो अनाउंस कर चुके हैं, या आगे चल के जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, ये सारे के सारे इस ईवी हब में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसके साथ ही कंपनी बेंगलुरु में एक बैटरी इनोवेशन सेंटर भी ऑपरेट करती है, जो कि फोकस्ड है ऑन डेवलपिंग सेल एंड बैटरी टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। आगे चल के जो इनकी फोर्थ कमिंग सेल मैन्युफैक्चरिंग है ओला गीगा फैक्ट्री में, उसके लिए सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं। इसके अलावा कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अंडरटेक करती है इंडिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स में, जो कि फोकस्ड है ऑन डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग न्यू ईवी प्रोडक्ट। क्योंकि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है, तो अपने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करना, साथ ही साथ नए प्रोडक्ट्स इनोवेट करना, नए डिजाइन लाना, जो कि मार्केट को और कस्टमर को अपील कर सकते हैं, ये सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फोकस होता है कोर ईवी कंपोनेंट्स पे, जैसे कि बैटरी पैक्स, मोटर्स और व्हीकल फ्रेम्स पे। कंपनी ने लास्ट ईयर करीब 7.4% अपना रेवेन्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड किया था, जो कि किसी भी पैरामीटर के हिसाब से काफी अच्छी एलोकेशन है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑपरेट करती है अपने डायरेक्ट टू कस्टमर ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अक्रॉस इंडिया, जिसमें इनके 870 एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं और 431 सर्विस सेंटर्स हैं। चार्जिंग स्टेशंस भी कंपनी ऑपरेट करती है, अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं एक्सक्लूसिव चार्जिंग सर्विसेज थ्रू इट्स चार्जिंग नेटवर्क, जिसमें करीब 250 हाइपर चार्जर गन्स हैं, 765
64 स्टैंडर्ड चार्जर गन्स हैं। जो इनकी हाइपर चार्जर गन्स हैं वो करीब 17 स्टेट्स में है और इनकी स्टैंडर्ड चार्जिंग गन्स दे आर स्प्रेड अक्रॉस 21 स्टेट्स। अगर हम पिछले साल का रेवेन्यू बाइफर्केशन देखें तो उससे सेल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट से 91.89 यानी कि मेजरली जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो सेल ऑफ प्रोडक्ट से था। सेल ऑफ ट्रेडेड गुड्स से 2.11%, सेल ऑफ सर्विसेज से 1.76% और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू से 4.23% कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। कंपनी का आईपीओ रिसेंटली आया और उसके शेयर्स लिस्ट हुए थे 9 अगस्त 2024 को। इस आईपीओ से कंपनी ने 6,415 करोड़ रुपीस रेज किए थे, जिसमें से 5,500 करोड़ रुपीस फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी था और उसका इस्तेमाल किया गया था जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं आईपीओ लाने के उसके लिए, साथ ही साथ रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए, जनरल पर्पसेस के लिए और साथ ही साथ सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, जिसमें 5 गीगावाट आवर से बढ़ा करके कैपेसिटी को 6.4 GWH किया गया था। यह है कंपनी का फाइनेंशियल स्नैपशॉट। तो कंपनी की मार्केट कैप 55,000 करोड़ के आसपास है। 125 इसका करंट प्राइस है जिस समय ये स्क्रीनशॉट लिया गया था। 158 इसकी 52 वीक हाई है और 76 52 वीक लो है। स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपए है। बाकी पैरामीटर्स आपको यहाँ नेगेटिव में दिखाई देंगे, चाहे वो आरओई हो, आरओसी हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, ऑपरेटिंग मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट्स हो, वो सारे नेगेटिव में रहेंगे क्योंकि कंपनी पिछले कुछ साल से प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर पा रही है। बट टीटीएम बेस पे कंपनी ने 5,000 करोड़ से ज्यादा की सेल्स करी थी, जिससे कंपनी को जो अर्निंग्स पर शेयर रही है, क्योंकि कंपनी लॉस में इसलिए माइनस में 8 रुपए 10 पैसे की एक माइनस ईपीएस कंपनी ने जनरेट करी है। करंट रेशियो कंपनी का 1 है और क्विक रेशियो कंपनी का 0.83। कंपनी के ऊपर 5,684 करोड़ की डेट है और रिजर्व्स भी इसके screener.in पे अगर आप देखेंगे तो माइनस 2,909 करोड़ शो करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन थी ओला इलेक्ट्रिक की अब तक की। अब सवाल आता है कि आगे चल के ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का शेयर किस तरीके से परफॉर्म करेगा और अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एज इन्वेस्टर हमें क्या फायदा हो सकता है। इसके लिए कंपनी के सामने जो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात है अपॉर्चुनिटीज की, तो सारी अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि वो सच में है। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इन अपॉर्चुनिटीज को और इस तरह की ग्रोथ को फेवर करती हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के भारत सरकार का काफी ज्यादा फेवरिज्म भी है और काफी इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं फैक्ट्रीज को भी, इंडस्ट्रीज को भी और कस्टमर्स को भी, ताकि इसकी सेल को प्रमोट किया जा सके, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल को प्रमोट किया जा सके। तो जहां तक बात है ग्रोथ पोटेंशियल की, स्केलेबिलिटी की और सस्टेनेबिलिटी की, तो डेफिनेटली ओला इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से पोजीशनड है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। अब आते हैं चैलेंजेस पे, जो कि मेजर डिटरेंट फैक्टर्स रह सकते हैं किसी भी इन्वेस्टर की वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में। ये बात साफ है कि ओला इलेक्ट्रिक के सामने जो भी चैलेंजेस हैं वो सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। जिस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल्स परफॉर्म कर रहे हैं वो एक मेजर चैलेंज इस कंपनी के सामने रहेगा। अगर हम ओला इलेक्ट्रिक को छोड़ करके इस तरह की और भी कंपनीज के बारे में बात करें, पहले भी कुछ आईपीओ आए, मैं किसी आईपीओ का नाम नहीं लेना चाहता, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे हैं, बट कंपनीज पिछले कुछ साल से लगातार लॉस शो कर रही थी। कुछ टाइम लग जाता है ऐसी कंपनीज को प्रॉफिट्स में आने में। जब तक ये प्रॉफिट्स शुरू नहीं होते तब तक डेफिनेटली कितनी भी सेल्स हो जाए, कितना भी एक्सपेंशन हो जाए, बट स्टॉक की प्राइस थोड़ी सी म्यूटेड रह सकती है। इतना जरूर है कि एक रेंज में स्टॉक परफॉर्म करता है। स्टॉक मार्केट के जो मूवमेंट्स रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटिमेंट्स पे भी काफी ज्यादा स्टॉक की परफॉर्मेंस हो सकती है, स्टॉक का मूवमेंट हो सकता है। साथ ही साथ कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज अगर कंपनी रिलेटेड आती है तो उसके बेस पे भी शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। बट लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी का स्टॉक तभी मल्टीबैगर बन सकता है अगर कंपनी अच्छे रेवेन्यूज के साथ साथ अच्छे प्रॉफिट्स भी पोस्ट करे। जो भी उसकी नेगेटिव फैक्टर्स हैं या जो भी नेगेटिव फिगर्स उसके फाइनेंशियल स्नैपशॉट में या बैलेंस शीट में शो हो रही हैं, चाहे वो प्रॉफिट्स हो, चाहे अर्निंग्स पर शेयर हो, आरओई, आरओसी हो या रिजर्व्स भी हो, जब तक ये सारी चीजें डेफिनेटिवली पॉजिटिव टर्न नहीं होंगी तब तक इतनी बड़ी मार्केट कैप को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है और यहां से ग्रोथ को भी जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इन सारे पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स यानी कि इन अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के मिक्स से ही ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आगे चल के कुछ समय तक गवर्न रह सकता है। इस तरह के जो आईपीओ आते हैं जो काफी ज्यादा फ्रेंजी इन्वेस्टर्स के बीच में क्रिएट करते हैं और कंपनी लॉस शो कर रही है, तो एक बात तो साफ है, अगर आपके नेट प्रॉफिट्स लॉस में है यानी कि नेगेटिव में है तो पी तो वहां से जनरेट नहीं हो सकती। ऐसे में कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक इन्वेस्टर के लिए काफी चैलेंजिंग भी हो सकता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव था कि आप इस कंपनी की वैल्यूएशंस, इसके सामने जो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं उनको खुद समझने की कोशिश करें और ना सिर्फ किसी बात से इन्फ्लुएंस होकर के इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लें। इस सारी इंफॉर्मेशन को सुन के इन प्रोज एंड कॉन्स को आपने सामने वे करके आपको क्या लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्टॉक आगने वाले 5 सालों में किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरी मल्टीबैगर ग्रोथ स्टॉक वर्कशॉप के साथ कनेक्ट होकर जानना चाहते हैं कि कब मैं कौन से मल्टीबैगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं और उनकी केस स्टडीज से आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे रियल टाइम मार्केट्स में छोटी माइक्रो कैप, स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है जो कि आगे चल के बहुत बड़े मल्टीबैगर्स बन सकते हैं, तो मेरी मल्टीबैगर वर्कशॉप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेगी किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।